मूवी की शुरुआत एक अनाथालय में होती है जहां कुछ बच्चों का झुंड फुटबॉल खेल रहा होता है एक सोडे के कैन से, और तभी सिस्टर मैंगलेट अंदर जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन बच्चे उनसे थोड़ा और समय मांगते हैं अपना स्कोर बराबर करने के लिए, लेकिन वह चिड़चिड़ी सिस्टर उन्हें मना कर देती है। लेकिन सिस्टर नोटिस करती है कि इस अनाथालय के पास एक कार आ रही है काफी शोर मचाते हुए, और उस कार से एक जिम बैग को फेंक दिया जाता है जो नन के पाँव के पास आकर गिरती है। सिस्टर मैंगले जिम बैग को खोलती है, लेकिन उनकी आंखों में कोई उंगली मार देता है, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से पलटकर झाड़ियों में गिर जाती है। इसके बाद मदर सुपीरियर और बाकी सारे सिस्टर बाहर आती हैं, जहां उन्हें 3 बच्चे जिम बैग में मिलते हैं जिनका नाम मोई, लैरी और कर्ली होता है। नन उनकी क्यूटनेस देखकर मोहित हो जाती हैं और उनके बीच बहस होने लगती है कि इन बच्चों के साथ कौन ज़्यादा समय बिताएगा। जिसके 10 साल के बाद हम देखते हैं कि लड़के काफ़ी शैतानी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नन उनका देखभाल करने के काम से बचती है, क्योंकि उन्हें जब भी मौका मिलता वे हमेशा लोगों को परेशान और कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। इस वक्त वे सिस्टर मैंगले के मुंह से दांत निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें टेबल में बांधकर नन्स रिजाइन देना शुरू करती है इन बच्चों की शैतानी के कारण। इसलिए मदर सुपीरियर इन बच्चों को दूर भेजने का इंतजाम करती है। वह अनाथालय के सारे बच्चों को छुपा देती है सिवाय इन तीनों के, ताकि कोई परिवार आकर उन्हें गोद ले ले। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हॉर्डर आते हैं और उनसे मिलते हैं, और वह बच्चे भी उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, जब तक कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा टेडी वहां नहीं आ जाता। मिस्टर एंड मिसेस हॉर्डर उन बच्चों को देखने के बाद वे डिसाइड करते हैं मोई को गोद लेने का। मोई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह बोलता है कि वह फिर कभी नहीं मिल पाएगा लैरी और कर्ली से। जिसके बाद वह अपने नए घर की ओर जाते वक्त उसे लैरी और कर्ली की याद आने लगती है। वहीं वे कपल उनसे कुछ भी मांगने को कहते हैं। मोई कहता है कि वह लैरी और कर्ली को भी गोद ले ले। दोनों ही कपल को बुरा लगता है उसे उनके बचपन के दोस्तों से दूर करने के लिए, इसलिए वे दोबारा अनाथालय जाते हैं और मोई को वहां छोड़कर टेडी को अपने साथ ले जाते हैं। पर मोई खुश नहीं होता इस बात से कि उसके बदले किसी और को ले गए, और ये सीन यही कट हो जाता है। अब 25 साल गुजर चुके होते हैं। मोई, लैरी और कर्ली अभी भी अनाथालय में ही रह रहे होते हैं और वे अनाथालय के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन वे अभी भी उतने ही शैतान हैं जितने कि वे बचपन में थे। नन उन्हें कई दिनों से घंटी को ठीक करने को कह रही होती है, लेकिन वह लोग हमेशा काम अधूरा छोड़ देते हैं। उनकी इन हरकतों से सिस्टर मदर को कहती है कि जब वह 18 साल के हो गए थे तभी ही उन्हें लात मारकर निकाल देना चाहिए था, लेकिन मदर सुपीरियर कहती है मुझे अभी भी उनसे कुछ उम्मीदें हैं। अनाथालय में और भी बच्चे होते हैं जिसका नाम पी होता है, और उसकी बीमार दोस्त मर्फ और उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती है। एक दिन रेड लीफ नाम का एक पुजारी आता है जो एक बुरी खबर लाया होता है कि अनाथालय पर भारी कर्ज है और हो सकता है कि उन्हें यह अनाथालय बंद भी करना पड़े। दूसरी तरफ वे 3 इडियट्स चर्च की घंटी को ठीक करने के बजाय उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, जहां लैरी घंटी से कील निकाल देता है और घंटी सरक कर सिस्टर मैंगले के ऊपर आकर गिरती है, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वे उनकी मदद कम और उन्हें नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। इसके बाद वहां रेड लीफ सभी को बताता है कर्ज के बारे में कि उन्हें 50 लाख का कर्ज अदा करना है इस महीने के अंत तक, और उन्हें इस अनाथालय को बचाना होगा, वरना नन्स को दूसरे अनाथालय में नियुक्त किया जाएगा और बच्चों को फास्टर होम भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्हें अपने इस घर को टूटने से बचाने के लिए अगले 30 दिनों के भीतर पैसों का इंतजाम करना होगा। यह सुनने के बाद वे तीनों 3 इडियट्स 30 दिन में पैसे लाने का वादा करते हैं और वे तीनों शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर कि वे जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि नन हमेशा इस दिन की कामना करती थी, लेकिन नन उन तीनों के बारे में चिंता करती है। ये बेरहम दुनिया इन तीनों को कच्चा चबा जाएगी, लेकिन मदर सुपीरियर को उन पर पूरा भरोसा होता है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे।
इसके बाद वे सभी अलविदा करते हैं। उनके यूनिक बाईसाइकिल पर जो उन तीनों के लिए ही बना होता है, वे तीनों शहर पहुंचते हैं और काम की तलाश करते हैं, प्रचार करते हुए कि उन्हें 50 लाख रुपए चाहिए। दूसरी तरफ एक घमंडी अमीर औरत लीडिया और उसका बॉयफ्रेंड मैक प्लान बनाते हैं लीडिया के पति को मारने का, और उसके मारने के बाद उसकी संपत्ति को हथियाना चाहते हैं और वह ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो उनका काम कर दे। उनकी बदकिस्मती से उन्हें 3 इडियट्स मिलते हैं और उनकी बातों से वह समझ जाते हैं कि वह 1 नंबर के गधे हैं। उनकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हुए लीडिया अपने पति को मारने के लिए उनसे यह झूठ बोलती है कि उसके पति को कैंसर है और वह कैंसर से नहीं मरना चाहता, इसलिए आप लोग उसे सोते वक्त उसका गला दबाकर मार दो। इस तरह आप उसकी इच्छा को पूरा कर दोगे। इसलिए यह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि मदद कहलाएगी। और आगे के प्लान में वे बताते हैं कि लीडिया की देखभाल के लिए मैक को उसके पति का हस्बैंड बनना होगा, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। पैसों की बात सुनते ही उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। खुशी के मारे नाचते हुए वह मैक को धक्का दे देते हैं लीडिया का हस्बैंड समझकर, जिसके कारण वह बस से टकराता है और उछलकर एक क्लिनिक व्हीकल के नीचे चला जाता है और उसके ऊपर एक लड़की जंपिंग पाइप से कूदती है और उसके पैर पर एक तीर भी लगता है। यह देखने के बाद कि यह पागल उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, लीडिया उन्हें छोड़कर वहां से भागती है, लेकिन वे तीनों उसे फॉलो करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं उसकी सर्विस के लिए। हम देखते हैं मैक उस हादसे में बच गया है और अब वह हॉस्पिटल में है। लीडिया उन्हें पैसे देने से इनकार करती है। तब ट्रियो उन्हें कहता है अपना मिशन पूरा करने और वह लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहां मैक पूरी तरह से प्लास्टर से ढका होता है। जब वे तीनों इडियट्स उसे मारने ही वाले होते हैं, तब वह कहता है कि उसके एक्सीडेंट के कारण उसकी बीमारी खत्म हो गई है, इसलिए अब वह नहीं मरना चाहता। वह तीनों फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत की और उन्हें उनका पुराना दोस्त टेडी मिलता है, जिसे मोई के बदले गोद लिया गया था। और हमें पता चलता है कि वह अब एक वकील बन चुका है और उसकी मां के मरने के बाद करोड़ों की संपत्ति उसके नाम हो गई है। मोई उसके लाइफ स्टाइल को देखकर काफी पछताता है कि यह सब मेरा होता, जहां टेडी उन्हें इनवाइट करता है मेंशन में रहने के लिए, लेकिन मोई मना कर देता है। मेंशन में रहने के लिए उसके साथी निराश होते हैं उसके इस फैसले से, क्योंकि टेडी मदद कर सकता था उन्हें पैसों से। अगले दिन हमें पता चलता है लीडिया टेडी की वाइफ होती है और जो 3 इडियट्स को काम मिला था मारने के लिए, वह टेडी के लिए ही था। लीडिया को पता चलता है उनकी तस्वीर देखकर कि वह तीनों गधे टेडी के ही दोस्त हैं और वह डर जाती है कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। अगले दिन हम उन तीनों इडियट्स को देखते हैं पैसे कमाने के लिए मछली पाल रहे होते हैं एक गोल्फ कोर्स में, बिल्कुल किसी पौधे की तरह, और उनका प्लान बिल्कुल बेकार होता है उन्हीं की तरह, और वे सारी मछलियां मर जाती हैं और उन्हें गोल्फ कोर्स से भी भगा दिया जाता है। यह मछली लाने के कारण वे लोग भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं और उन्हें यहाँ नहीं पता चलता कि वह एक स्टेज है जहाँ ऑडिशन ली जा रही थी एक्टिंग के लिए, जहाँ उन तीनों में लड़ाई हो जाती है मोई के घमंड को लेकर कि वह टेडी के बुलाने पर भी नहीं गया। तुम्हें अनाथालय के बच्चों की कोई परवाह नहीं है। और उन तीनों की लड़ाई बिल्कुल किसी चार्ली चैंपियन की कॉमेडी की तरह होती है, जिसे देखकर मजा आ जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लैरी और कर्ली गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। मोई देखता है कि ऑडियंस उन्हें काफी देर से देख रही है। उसके अजीबोगरीब हरकतों और यूनिक पर्सनैलिटी के कारण उसे एक रियलिटी शो का ऑफर दिया जाता है। अगले कुछ दिन लैरी और कर्ली कई सारे बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस उनका नहीं चलता। और एक दिन वे लोग जू जाते हैं और वह लोग वहां मछली पकड़ते हैं, जहां उन्हें मारने लीडिया और मैक आते हैं ताकि उनका प्लान वे लोग टेडी को ना बता दे। लेकिन बदकिस्मती से मैक शेर के पिंजरे में चला जाता है, लेकिन वह देखता है कि शेर को चेन से बांधा गया है, इसलिए वह उस शेर को काफी तंग करता है और उसे 2-3 झापड़ भी मारता है। वहीं आसपास लैली और कर्ली बैठकर डॉल्फिन्स को देख रहे होते हैं और बादाम फेंकते हैं डॉल्फिन की ओर, लेकिन वह बादाम का टुकड़ा डॉल्फिन के नाक में फंस जाता है।
जहां वे लोग उसकी नाक को खोलने के लिए उसे जोर से दबाते हैं और वह बादाम किसी बंदूक की गोली की तरह जाकर शेर के अखरोट पर लग जाती है और शेर इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह अपनी चेन को तोड़कर मैक पर हमला कर देता है, जिसके बाद मैक किसी को भी नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ मोई रियलिटी शो का स्टार बन चुका होता है, क्योंकि उसकी बात बात में लोगों के सामने अजीबोगरीब हरकत करना और हर बात में लोगों की आंखों में उंगली करने की आदत को देखकर लोग खुश हो रहे होते हैं, जिसके कारण यह शो काफी पैसे कमा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं लैरी और कर्ली टेडी के पिता से मिलते हैं और वे लोग उनसे पैसे की मदद मांगते हैं अनाथालय को बचाने के लिए, लेकिन वह मना कर देता है। जहां उन्हें पता चलता है कि इन्होंने मोई को इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि वह लैरी और कर्ली के पास ही रहना चाहता था और वे लोग अफसोस जताते हैं मोई को सेल्फिश कहने पर। और वहां से जाने से पहले वह लोग लिडिया और टेडी की तस्वीर को पहचान लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिडिया टेडी को मारना चाहती है। इसके बाद वे लोग मोई को खोजते हुए अनाथालय पहुंचते हैं जो काफी सुनसान होता है। जहां नन बताती है मर्फ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है और वे हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। सिस्टर मैरी मैंगलिन सारा दोष उन तीनों पर ही डालती है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हजारों गलतियां की, जिनकी भरपाई करने के कारण उन्हें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। लैरी और कर्ली मर्फ के इलाज न होने के कारण खुद को दोषी मान रहे होते हैं। वापस शहर लौटने पर लैरी और कर्ली मोई को रियलिटी शो में देखते हैं, जहां रियलिटी शो के ऑडियंस कंप्लेन कर रहे होते हैं मोई की हरकतों पर। जहां लैरी और कर्ली मोई से मिलने जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। लैरी और कर्ली मोई को लिडिया के प्लान के बारे में बताते हैं कि वह टेडी को मारने वाली है और उन्हें उसके इस मिशन को बर्बाद करना है। जहां वे तीनों लिडिया के बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं, जहां उस पार्टी में लिडिया और मैक ने टेडी को मारने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन उन 3 इडियट्स के ग्रुप के कारण वह पूरी पार्टी बर्बाद हो जाती है। जहां वे तीनों टेडी को उसके रूम में मिलते हैं और उसे बेहोशी की नींद से जगाते हैं, जहां उन सभी पर मैक बंदूक तान देता है क्योंकि अब उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन उसी वक्त टेडी का पिता वहां गन लेकर पहुंच जाते हैं और वह भी उन सभी पर गन तान देते हैं और हमें पता चलता है टेडी को मारने के प्लान के पीछे उसके पिता का हाथ है और वह लिडिया के संपत्ति के अकेले मालिक बनना चाहते हैं और इस बात का भी खुलासा करते हैं कि उन्होंने शादी पैसों के लिए ही की थी। उसकी वाइफ ने मरने से पहले सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी, इसलिए उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए और उन्हें कोई भी मोह नहीं है टेडी से, चाहे उन्होंने उसे पाला ही क्यों ना हो। वे उन सभी को एक कार में बैठाता है गन पॉइंट पर, लेकिन कर्ली अपने हाथ में अपना पालतू चूहा भी लेकर आया होता है, जिसके कारण उन सभी की हालत खराब हो जाती है और वह गाड़ी एक तालाब में घुस जाती है, लेकिन वह किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद लिडिया मैक और मिस्टर हार्डर को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, जहां 3 इडियट्स मदद मांगते हैं अनाथालय को बचाने के लिए, लेकिन टेडी कमीना निकलता है। वह साफ मना कर देता है क्योंकि वह नाराज है नन से कि इन्होंने ऐसे इंसान को मुझे सौंप दिया जो काफी बुरा आदमी था। अगले सीन में वे लोग अनाथालय जाते हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन दूसरी ओर वे देखते हैं कि नजदीक में एक नया बिल्डिंग बन रहा है जो अनाथालय और स्पा दोनों के लिए होता है, जहां नन्स रिलैक्स कर रही होती हैं स्विमिंग पूल के किनारे और हर कोई उन तीनों का स्वागत करता है घर लौटने पर, जहां यह खुलासा होता है कि अनाथालय को बचा लिया गया था उन पैसों से जिसे मोई ने रियलिटी शो से कमाया था। जहां उस शो का डायरेक्टर उन तीनों को और नन्स को एक नए शो का ऑफर देता है, जहां हम देखते हैं मर्फ भी अब ठीक हो चुकी है और उसके मेंटल पॉइजनिंग की बीमारी भी ठीक हो चुकी है और वहीं पर टेडी और उसकी न्यू फियांसे आती है और मर्फ और उसके बेस्ट फ्रेंड को गोद ले लेती है। जहां कर्ली स्विमिंग पूल के एक बोर्ड पर हाथ लगाता है और वह बोर्ड सिस्टर मैरी मैंगले के सर पर जाकर गिरती है और उनके शैतानियों का यह सिलसिला फिर से चालू हो जाता है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।